अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमने जीन की ओंटोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस इंक्लूडिंग जीनोम एनालिसिस। अच्छा, अब जीन की ओंटोलॉजी का मतलब क्या है? व्हाट इज जीन ओंटोलॉजी? दुआ। अच्छा, ये है कि जीन के फंक्शन को स्टडी करना। जीन के फंक्शन को स्टडी करना। अच्छा, अगर हम कहें आप लोगों को, हम आप सारे जीन है, फर्ज किया आपने फंक्शन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाए कि आपकी क्लासिफिकेशन की जाए। मुझे एक एक बच्चे का पता हो, उनकी आवाज क्या है, वो उसका इंटेलिजेंस लेवल मैं डिसाइड करना चाह रहा हूँ अपनी क्लास को। मैं क्या करूंगा? क्लासीफाई करूंगा। फिर मैं और कैसे, जी मुस्तफा, और क्या तरीका होगा कि सब लोगों को मैंने अंडरस्टैंड करना है, मैं नॉलेज लेना आपके बारे में, इल्म लेना है, तो मैं क्या करूँ? हम्म। तो ये अननोन है, अभी तक किसी ने ये जीनोटॉलॉजी फंक्शन आइडेंटिफाई नहीं किया। जीन का फंक्शन आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, आपको एक सिनेरियो, आपने ना ओपन, बड़ा क्लोज होकर चीजें सीखनी, आपने ओपन माइंड होकर चीजों को स्टडी करना है। अब जीन ओंटोलॉजी क्या है? जीन के अंदर ना हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम ना जीन के फंक्शन को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? जीन के फंक्शन को स्टडी करते हैं। अच्छा, इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन ये है कि जीन ओंटोलॉजी इज अ फ्रेमवर्क फॉर द मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। फर्ज किया, हमने क्या किया, दुनिया के हर करेक्टर को, फर्ज किया आप के अंदर काफी करेक्टर्स होंगे, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अच्छा रीड करता होगा, कोई ऐसा होगा जो अच्छा राइट करता होगा, कुछ ऐसा होगा जो अच्छा खेलता होगा, कोई ऐसा होगा जो अच्छा भागता होगा, कोई ऐसा होगा जो कुछ और क्रिकेट अच्छा खेलता होगा, फुटबॉल अच्छा खेलता होगा, किक अच्छी लगाता होगा, कोई ऐसा होगा जो कि मैथ को, प्रॉब्लम को बड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व करता होगा, किसी को लैंडस्केपिंग के अंदर बड़ी अच्छी वो होगी, और कोई ऐसा होगा जो कि देयर आर मेनी थिंग्स। अगर हम इस करेक्टर को हर इस करेक्टर को हम एक नंबर, एक आईडी देते हैं, जिस तरह आप लोगों की आईडी कार्ड है ना, जिस तरह आईडी कार्ड है, बच्चे समझ आ रही है कि हर करेक्टर को हम क्या करें, एक आईडी दे दें। फर्ज किया जो फुल शॉट चीज लगाता है उसका हम कह दें, उसको नंबर दे दें जीन ओंटोलॉजी 001। जो कवर ड्राइव अच्छा खेलता है उसको कह दें गो 002। समझ आ गई? हमने उनको एक नंबर दे दिया। क्या दे दिया? नंबर दे दिया। अच्छा, अब आपके पर्चे मैंने देखा कि आपके अंदर कौन कौन सा नंबर अच्छा आया, बस क्या अलगा पापा लिखी है, 2 है, 5 है, 7 है, आपके अंदर देखा। हमने आपके वो जो करेक्टर है ना, उनकी बेस के ऊपर मैं एनालाइज किया, और उसकी बेस के ऊपर ना एक टेबल बना लिया। क्या कर लिया? यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, और अच्छा, जब भी हम कोई चीज स्टडी करते हैं ना, स्टडी करने के लिए हमें उसके ना एनालिसिस करने के लिए हमें स्टैट की जरूरत होती है। हम ये तो नहीं रनिंग को, रनिंग क्या है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर लें, किस में कर लें? फर्स्ट किया, अच्छा, रनिंग को भी हम कहते हैं, जो लगातार 10 मिनट भाग सकता है उसको नंबर दे दें 10। जो 9 मिनट भाग सकता है उसको नंबर दे दें 9।
जो भाग ही नहीं सकता वो जीरो, जो वन टू। तो इस तरह हमारी रनिंग जो है वो एक नंबरों में आ गई। किसमें आ गई? नंबरों में आ गई ना। समझ आ गई ना आपको? अच्छा, इसी तरह ही फर्क किया हमारे पास। हम क्या करते हैं कि जीन को फंक्शन को स्टडी करने के लिए, जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हमें उसके हर तरह के जो जीन के फंक्शंस होते हैं ना, उनको एक नंबर दे दिया। जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए उनको एक नंबर दे दिया। अच्छा, अब जीन के फंक्शन स्टडी करने के लिए हमें तीन चीजों का, जीनोटॉलॉजी के बारे में बात हो जाऊंगा कि हमें तीन चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले कि जीन जो है कैसे एक्सप्रेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है, प्रोटीन बनने के बाद वो एक खास ऑर्गेनल के अंदर जाती है, जो सब सेलुलर ऑर्गेनल होता है वहां जाती है। फर्ज किया कल हम जिस तरह वो फास्फो आइसोग्लूसो क्या क्या था, फास्फो ग्लूको आइसोमरेज एक एंजाइम है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करता है। बाद में पता चला कि वो वाकई साइटोप्लाज्मिक के अंदर वो प्रोसेस होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। जो कल हम पढ़ रहे थे ना, मैं घर जाके देखा, तो वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पीजीआई काम नहीं करता, वो साइटोप्लाज्म में करता है। अच्छा, अब वो जो प्रोटीन है, आप लोग जहां आए हैं, फर्ज ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आप जहां आए हैं, आप इतनी जहां की प्रोटीन है, आप जहां आए हैं, तो अगर कोई और प्रोटीन है वो साथ वाले सेल में जाती है या घूमने जाती है, वो बढ़ गया क्लोरोप्लास्ट है। उसे अगला वाला न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है। अब एक हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपकी जीन से मैसेंजर आने के बाद, प्रोटीन बनने के बाद, वो जिस जगह जाती है, फर्ज किया हमने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दे दिया गो वन, साइटोप्लाज्म को गो टू। मेरी बात को समझ आई ना? सेल मेम्ब्रेन को गो थ्री, जीन ओंटोलॉजी। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आपके जीन की जो प्रोटीन है बनने के बाद वो किस ऑर्गेनल के अंदर जाती है, ये एनालिसिस हम कर ले, हमें जीन के फंक्शन का काफी हद तक पता चल जाएगा। अगर कोई जीन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाती है प्रोटीन बनने के बाद, इनमें उसका फंक्शन क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर हो सकता है, या कई और कंपाउंड भी बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं होती, वहां पर इब्सिक एसिड का भी प्रिकर्सर बनता है। एक पूरी फैक्ट्री है। क्लोरोफिल क्या है, प्लास्टिड क्या है, एक पूरी फैक्ट्री है सेल के अंदर। अच्छी तरह आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा होगा, गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ा होगा। इट मींस हमें पहले ये मालूम हो जाए कि आपकी वो जो प्रोटीन है उसकी सब सेलुलर, फिर हम उसको एक नंबर में कन्वर्ट, फिर हमें पता चल जाएगा कि उसका। अच्छा अच्छा, पहला हो गया जो हमें जीन का फंक्शन का पता होना चाहिए, वो है सब सेलुलर। ये आपने ऑलरेडी कर ली है ना। दूसरा है कि वो प्रोटीन वहां जाकर किस पाथवे के अंदर इन्वॉल्व है। नहीं लगी समझ? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? इसको हम बीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन से होते हैं प्लांट के सेल के अंदर? सेलुलर रेस्पिरेशन, एग्जैक्टली। फोटोसिंथेसिस, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एबीए का बनना, पूरी एक बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है कि पहले ये केमिकल से इस केमिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ, दूसरा केमिकल, कैल्विन साइकिल, क्रब साइकिल, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ये सारे के सारे क्या हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब दूसरी चीज उस जीन के बारे में हमने मालूम करनी है, तो वो किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, हमें जीन के फंक्शन का पता चल जाएगा।
पहली बार प्रोटीन बनने के बाद वो जाती कहाँ है? मेरी बात की समझ आई ना? और दूसरा, वो वहां जाके किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। और हमने हर बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी एक गो आईडी दे दिया, गो 001, गो 202, फर्स्ट का फोटोसिंथेसिस को 001, सेलुलर रेस्पिरेशन को 002, एबीए की बायोसिंथेसिस पाथवे को हमने 003। फर्ज किया जे हमने एक नाम दे दिया, सब सेलुलर वाले को भी नाम दिया, इसको भी नाम दिया, लेकिन इसका और बायोलॉजिकल प्रोसेस वाले का और नाम होगा उनका, और सीरीज। फर्ज इसका जो गो वन है, फर्ज किया ये है, इसकी गो वन है फोटो से क्लोरोफिल, इसकी है गो वन फोटो फोटोसिंथेसिस। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब है तीसरा। तीसरा क्या है? जो तीसरी चीज है वो है मॉलिक्यूलर फंक्शन। वो जीन उस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जाके क्या काम करता है? नहीं समझ आ रही है? तीसरा, कि वो जो जीन है उस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जाकर क्या काम करता है। अगर ये तीनों चीजें किसी चीज के बारे में पता चले, हमें काफी हद तक ये समझ आ जाएगी बात कि वो जीन काम क्या करता है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस हो ना, हम एक डेटाबेस के अंदर डालें ना, वो हमें इनके तीनों के गो आईडी भी बता देता है। वो ये भी बता देता है कि इसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या है। अगर हमारे पास प्रोटीन की सीक्वेंस हो, वो हमें ये भी बता देता है कि किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर ये प्रोटीन जाकर कब काम करेगी। फिर इवन ये भी बता देगा कि इसका मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट फंक्शन क्या है उस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। जिस तरह फोटोसिंथेसिस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से एंटर होती है, ठीक है। वो रुबिस्को क्या करती है, रुबिस्को एक प्रोटीन है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाती है, फिर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है। फिर एक पूरा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और फिर लाइट आती है, उसके बाद एक्साइटेशन होती है। एक्साइटेशन होने के बाद वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करते हैं, उसके बाद ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज बनने के बाद वो ऑक्सीजन जो है, ये सारा वो कई, इसके अंदर एक एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर पूरे के पूरे कई कई एंजाइम्स या प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। हर प्रोटीन का डिफरेंट फंक्शन है। हर प्रोटीन का एक का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना, एक का काम है पानी को लेकर आना, फिर एक का काम है उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करनी, ताकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वो लाइट की एनर्जी, फोटो का मतलब लाइट, फोटो के थ्रू सिंथेसिस हो रही है। लाइट क्या करती है, जिस तरह हमारी बिजली का करंट पैदा होता है, बिजली के करंट के अंदर क्या होता है कि जब हम टरबाइन चलाते हैं या सोलर पैनल क्या करते हैं कि वो अंदर जो इलेक्ट्रॉन उसको एक्साइट कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन फिर एक कॉपर वायर से दूसरी वायर के ऊपर जाते हैं, तीसरी से चौथे, इस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, या इसको फ्लो ऑफ चार्जेस भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और उस इलेक्ट्रिसिटी के दौरान एक एनर्जी पैदा होती है, और वो एनर्जी हम ये जो सारी यूज कर रहे हैं। तो इस तरह फोटोसिंथेसिस के दौरान भी एग्जैक्टली सेम वही कुछ हो रहा होता है, और एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बिजली प्रोड्यूस होती है, और उससे एक एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और उस एटीपी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये समझ आ रही है आपको? अब इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फंक्शंस इन्वॉल्व है, ठीक है। और हर फंक्शन के लिए डिफरेंट प्रोटीन का, डिफरेंट एंजाइम्स का, डिफरेंट जीन का रोल है। अब हम फर्ज किया था, देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है। हम किसी भी वेबसाइट में जाएं, फोटो सिंथेसिस इक्वेशन या बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक हो गया।
अब इसको अगर हम यहाँ पर जाएं, इमेजेस में जाएं, हमें यहाँ तक बताता है, ये इसके अंदर आप ये देखें ना, ये है इसके अंदर, अगर हम यहाँ जाएं, मुझे लगता है यहाँ पर हमें कुछ काफी हद तक समझ आ जाएगी। एल1 साइकिल, वो सारा एक साइकिल है जिसके थ्रू ये, ठीक है। अब लाइट आई, ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ी, हाइड्रोजन है, इधर से शुगर बन के बाहर निकल रही है कार्बन साइकिल के थ्रू, एनएडीपीएच, एटीपी, वाटर, ग्रेनम, ये लाइट्स है, ऑक्सीजन बाहर जाती है, क्लोरोफिल प्लास्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन साइकिल के थ्रू अंदर जा रही है। देयर आर लॉट ऑफ एनएडीपीएच, एक देवी जीन है। एनएडीपीएच भी क्या है? ये एक जीन है, भी रुबिस्को इसके अंदर इन्वॉल्व है। देयर आर मैनी, जो है ना, ये सारी प्रोटीन्स है जो कि सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं जहां पर डिटेल इसका कोई रिएक्शन हो, वो हमें मिल जाए ना। पाथवे, ये देखो ना, ये वाला, ये देखो ना, ये वाला एक, अगर हम देखें यहाँ पर बच्चों, ये देखो ना, इसके अंदर ये देखो, यहाँ से फिनाइलएलानाइन, ये क्यूबीन, ये सारे जो डिफरेंट साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये सारे के सारे क्या है? एनएडीपीएच पैराडॉक्सल, ये एनएडीपीएच, ये सारे के सारे, इनमें से कुछ केमिकल्स है और कुछ एंजाइम्स है। अब ये सब का फंक्शन हमें अगर पता हो, और उसका एक गो आईडी हो, क्या हो? जीन एंटोलॉजी, तो हमें पता चल जाएगा कि आपके जीन का फंक्शन क्या हो सकता है। समझ आ रही है आप लोगों को? क्या? अब यहां पर मैं दोबारा आता हूं, जीन एंटोलॉजी, ये आ गई इंट्रोडक्शन टू जीन एंटोलॉजी। ओके, अब यहां पर आपको क्या लग रहा है? अब हमें जाके क्या लिखा हुआ है यहां पर? ओके, अब यहां पर क्या है कि जीन ओंटोलॉजी इज द फ्रेमवर्क फॉर द मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। हमने बायोलॉजिकल सिस्टम को एक मॉडल देना है। क्या देना है? मॉडल। मॉडल का मतलब है जिसके थ्रू हमको इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इट स्टैंडर्डाइज टर्म, ये क्या करता है? टर्म यूज्ड इन स्काई जीन फंक्शन, एडिंग इन जीनोमिक्स एंड डेटा एनालिसिस। हमने, क्योंकि जब तक डाटा एनालिसिस क्या होता है कि कोई नंबर होते हैं, डाटा एनालिसिस के अंदर हम क्या होते हैं? कोई नंबर होता है। हमने इस सारे बायोलॉजिकल सिस्टम को सारा हमने स्टडी करना है कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, कैसा वर्क करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है। हम जब तक उनको एक नंबर में कन्वर्ट नहीं ना करेंगे, उनको हम डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अब ये पूरा जो हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उनको एक नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस नंबर को हम एक गो आईडी में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो जो सॉफ्टवेयर है, उनको आप ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, उसको कहेंगे कि इसके अंदर गो 01 हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? वो आईडी डाल देंगे। उससे हमें यह पता चल जाएगा कि वो हमें बड़े खूबसूरत से इसी तरह के बायोलॉजिकल पाथवे बना के दे देगा कि इस टाइम इस प्रोसेस के अंदर ये हो रहा है। लेकिन हम उनको नंबर डालेंगे, लेकिन वो नंबर को बाद में पाथवे में कन्वर्ट कर देगा। कैग पाथवे है, या पूरी का पूरा दुनिया के, देखो लोगों ने क्या क्या काम किए हुए हैं, हर चीज के ना डाटे जनरेट किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? और उसके बेस के ऊपर डेटाबेस बनाया हुआ। डेटाबेस क्या होता है? सारी इंफॉर्मेशन होती है। समझ आ रही है? ये सारा काम पहले लोगों ने स्टडी किया, उनको नंबर दिया, फिर उनका एक डेटाबेस बनाया, और हमारे जैसे लोगों के लिए, ताकि हमने फंक्शन को स्टडी करना हो, हम जस्ट वहां पर वो अपना जीन आईडी डालते जाएं, तो वो पहले हमें वो नंबर दे देता है, फिर उस नंबर को किसी और पाथवे के अंदर डालें, फिर हमें वो बता देता है कि इसका इसके अंदर करंटली इस प्लांट के अंदर हो क्या रहा है, इस प्लांट के अंदर
समझ आ रही है आपको? तो ये जीन ओंटोलॉजी जो है, हमने जो इतने भी जेनोम एनालिसिस करने हैं, हमने अपने हर जीन के फंक्शन को स्टडी करना है। उसकी एक प्रोटीन की सीक्वेंस होगी, अभी आप लोगों ने ले ली है, वो हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, तो हमें ये प्रिडिक्शन करके दे देगा कि ये जीन इस जगह लोकेट करेगा, ये जीन वहां जाकर ये काम करेगा, और ये जीन इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, ड्राउट टॉलरेंस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हीट टॉलरेंस एक बायोलॉजिकल या हीट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इन प्लांट, पैथोजन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म इन प्लांट, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और आपका जीन उस प्लांट के अंदर उस रिस्पॉन्स के दौरान इन्वॉल्व क्या काम करता है, वो रेजिस्टेंट जीन है, वो ससेप्टिबल जीन है, जब क्या करता है, ये अगर हम चीजें ये याद कर लें, समझ जाए ना, हम ऐसी ऐसी नोवल इनोवेशन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके थ्रू हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? नजूमी। हम इन बायोलॉजिकल, हमारा जीन या ये प्लांट, ये इसके अंदर क्या होगा, वो हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं। एक्चुअली काम तो तभी होगा जब हम खुद वो एक्सपेरिमेंट पौधे के ऊपर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये जीन यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है जो हमने प्रिडिक्ट किया था, कि वाकई ये लीफ के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है, लीफ की ग्रेना के अंदर एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं, हमने ये कहा। फिर आजकल इतनी टॉप क्लास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, ये सैम टेम स्कैनिंग फ्लोरिसेंट माइक्रोस्कोप है, वो हमें ये भी बता देता है कि आपके लीफ के किस पार्ट के अंदर, लीफ का सेल है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में वो जीन जा रहा है। लाइव इमेजिंग क्या है? लाइव। आप लीफ को उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डाल देते हैं, वो हमें बता देता है कि जिस जीन के ऊपर आप फंक्शन स्टडी करना चाह रहे हैं, वो जीन इस टाइम करंटली वो न्यूक्लियस के बाहर है। अच्छा, फिर आपने को स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस देने के बाद क्या वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया? वो सारी चीजें इस लेवल के ऊपर साइंस जो है पहुंच चुकी है भी। ठीक है, फिर इसी तरीके से कर करके स्टडी, उन जीन्स को सीक्वेंस करके, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को एनालिसिस कर करके डेटाबेसेस बनाए हुए हैं, और उस डेटाबेसेस को अब हम लोग इधर बैठ के असेस कर सकते हैं। एंड वी डोंट नीड टू परफॉर्म दीज एक्सपेरिमेंट बिकॉज दीज आर वेरी एक्सपेंसिव फॉर अस, नॉट फॉर दीज गाइज हु हैव जनरेटेड दीज डाटा। ठीक है, लेकिन कल को इंशाल्लाह आपको वहां लैब्स में या किसी अच्छी लैब्स में जब आपको जाने का मौका मिलेगा, वहां आपको पहले से समझ होगी कि ओके, ये जीन मैंने ये पढ़ा था, ये इसका ये फंक्शन था, और ये क्लोरोप्लास्ट के इस जगह एक्सप्रेस होगा, वहां जाकर आप इजीली इसको, क्योंकि मैंने ये चीजें सारी ग्लासगो यूनिवर्सिटी में, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में लाइव इमेजिंग से सारी देखी हुई है, इसलिए मजा आता है कि ये चीजें वहां जाके जब हम करते हैं। इवन हमारे फैसलाबाद में जहाँ से मैंने PhD की है, निपजी अदारा है, वहां भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, वहां हम, हमारे पास ये स्कैनिंग इन लम्स में भी है, उधर SBS में भी फ्लोरेसेंट इमेजिंग टेक्निक्स हैं, निपजी में है, आगा मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में है। ये कुछ ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जहां पर ये चीजें अवेलेबल है, और व्हेन यू गाइस विल गो देयर, इंशाल्लाह यू विल फील दैट कि हमें ये चीजें ऑलरेडी पहले पता थी, लेकिन अब हमें इंटरप्रेट करने में मसला नहीं आ रहा। इसलिए आपको ये भी जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक्चुअली प्रैक्टिकली है। हम कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज करके ये प्रैक्टिकली कर रहे हैं काम। ठीक है, लेकिन वहां पर और आप, दो तीन चार तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होते हैं इन सिलिको, प्रैक्टिकल तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं इन सिलिको, इन विवो, इन विट्रो। इन विवो का मतलब फील्ड के अंदर को ट्रायल लगाया आपने प्रैक्टिकली। इन विट्रो अंडर कंट्रोल कंडीशन, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, या पॉट के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, या आपने ग्रीन हाउस के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, उसे हम कहेंगे इन विट्रो। ठीक है, इन सिलिको का मतलब है आपने कंप्यूटर बेस्ड कोई प्रोडिक्शन की, उसको हम क्या कहते हैं? इन सिलिको। अब हम पहला जो स्टेप है ना प्रैक्टिकल का, वो करते हैं इन सिलिको यहां पर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम अगले जो कोर्सेज है उसके अंदर आपको कोशिश कराएंगे कि जो हम इसको प्रैक्टिकली DNA आइसोलेशन और वो सारी चीजें करवाने की कोशिश करें। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट है थ्री मेन इसकी ontologies है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? encompasses processes such as metabolism,
एंड सिग्नलिंग पाथवे दैट अकर इन अ सेल। सेल के अंदर जितने भी हमारे पास जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। आगे आ गया मॉलिक्यूलर फंक्शन। मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है? डिस्क्राइब द बायोकेमिकल एक्टिविटी एट द मॉलिक्यूल लेवल सच एज एंजाइम्स एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी क्या हो सकती है? एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो सकती है, को बताएं। प्रोटीएस। प्रोटीएस का काम क्या होता है? प्रोटीन को डिग्रेड करना। ये मॉलिक्यूलर फंक्शन होगा। तो इसी तरह ही आरएनएस, आरएनए को डिग्रेड करना। ठीक है, या फिर आ गया, आगे हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम क्या है? बाइंड करना, डीएनए के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करना। उस वो भी एक मॉलिक्यूलर फंक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करना, ये क्या है? रुबिस्को का फंक्शन क्या है? कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करना, ये भी एक मॉलिक्यूलर फंक्शन है। ठीक है। आगे आ गया की रोल्स, इंपॉर्टेंस क्या है? वो प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज वोकेबलरी। ये क्या है? वोकेबलरी। समझ आ गई? मैंने बताया था ना कि उसको हम एक टर्म दे देते हैं, एक वोकेबलरी हम डेवलप कर लेते हैं। ये क्या है? इज अ प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज वोकेबलरी दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग जीन फंक्शंस and relationship that is pivotal for genomic in annotation and comparative studies। इससे हमें यह मालूम हो सकता है कि डिफरेंट जीन को हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, और उनको जीनोमिक्स की पूरे जीनोम को भी, कि हर जीन को फंक्शन को स्टडी करने के लिए ये कितना खूबसूरत एक मेथड डेवलप किया हुआ है, जिसके थ्रू हमें चीजों का समझ आ जाती है। समझ आ रही है आपको? अच्छा, आगे है जीन फैमिलीज। ये आप ऑलरेडी आपको पता है कि व्हाट आर जीन फैमिलीज। जी बच्चे, जीन फैमिलीज किसे कहते हैं? हम जीन फैमिली के ऊपर काम कर रहे हैं, एक खास जीन फैमिली के ऊपर जिनोवाइड कर रहे हैं। जीन फैमिलीज क्या होती है? जो रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, दे माइट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द कॉमन। ये जीन फैमिली ग्रुप together genes that share similar function and traits. They help researchers understand complex traits in plants, aiding in अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हमने क्रॉप को इम्प्रूव करना है। हमने जो, इसलिए नेक्स्ट जो कोर्स होगा वो उसके ब्रीडिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में। हम इन्हीं जीन्स को यूज करके कैसे क्रॉप को, पहले हम यहां पर समझो हम ना बीमारी का डायग्नोज कर रहे हैं। जो जीनोम वाइड एनालिसिस है ना, वो हमें डायग्नोस्टिक में हेल्प करता है कि ये प्रॉब्लम है क्या, फिर उस प्रॉब्लम को हल कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट उस हल करके उससे हम कोई नया ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना, कोई ऐसा ब्रीडिंग के थ्रू कोई कैसी क्रॉप डेवलप करना जिसके थ्रू हमारे वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। इसको, ये सारा प्रोसेस है इसके थ्रू ना। समझ आ रही है आपको? अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट, जीन ओंटोलॉजी की क्लासिफिकेशन क्या है? क्या है? एक है हमने बताया था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है, प्रोसेस दैट आर बायोलॉजिकल इन नेचर, सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसका आपने सेलुलर रेस्पिरेशन किया था, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था। फिर दूसरा है मॉलिक्यूलर फंक्शन, एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द जीन प्रोडक्ट। तो जीन का जो प्रोडक्ट है वो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्या, कैटालाइटिक एक्टिविटी है, कोई कैटालाइटिक है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैटालिस्टिक तोड़ फोड़ का जो अमल होता है, जो तोड़ना, ब्रेक करना, एडिशन करना, ये सारी ऑक्सीडोरिडक्टेज एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन किसी केमिकल की कर देना। एक एंजाइम जो है वो किसी केमिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे या इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे। ठीक है, या ऑक्सीडेशन कर दे या रिडक्शन कर दे, वो भी एक एक्टिविटी है। वो किसमें आएगी? मॉलिक्यूलर फंक्शन के अंदर आ जाएगी। तीसरा है सेल कंपोनेंट, वही मैंने बताया था कि वो सेल के किस कंपोनेंट के अंदर वो, वेयर जीन्स प्रोडक्ट आर लोकेटेड। फिर कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट वर्क टुगेदर। पर क्या, एक हमें से ये भी पता चल सकता है कि राइबोसोम के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन है, अगर हमें उनके कई प्रोटीन का पता चलेंगे, उसका अभी जो है ना राइबोसोम के अंदर वो प्रेजेंट है। हमें पता चलता है कि इसके थ्रू पता चल जाता है कि तेरा 8-10 प्रोटीन है
तो सबकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है वो राइबोसोम आरएनए है। इट मींस दीस आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट वर्क टुगेदर। इस तरह हमें काफी हद तक चीजों की ना जो फंक्शंस हैं उनकी समझ आ जाती है। तो इतना प्यारा प्रोसेस है कि इसके थ्रू कि आप लोगों को इवन हम सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो सारी चीजें हम इसके थ्रू मालूम कर सकते हैं कि करंटली कौन सा ऐसा पाथवे है। फर्ज किया अब यहां हम बैठे हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं, ये नॉर्मल फंक्शन है हमारे बॉडी। अब बाहर से आ जाती है, आग लग जाती है बाहर। अब क्या करेंगे? मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे? कोई ऐसा काम करेंगे। इट मींस अब ये जो था ना फर्ज के, ये हमारा फोटोसिंथेसिस वाला क्लोरोप्लास्ट वाला प्रोसेस था। ये क्या था? क्लोरोफिल। अब यहां पर जीन्स एक्टिव थे लेकिन आग लग गई। अब क्या होगा? साथ वाला है माइटोकॉन्ड्रिया जिसने आग बुझा दी है। अब क्या करेगा? हम कहेंगे इसको बंद करके ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी लाइट एनर्जी सारी वो हम माइटोकॉन्ड्रिया को दे देंगे ताकि उसके पास लेवल रखा जाए और वो आग बुझाने में इतनी। अब कौन सा ऑर्गेनल ज्यादा एक्टिव है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब इट मींस वो ही जीन ज्यादा एक्टिव होंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम करने वाले होंगे। अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एक्टिव है, इट मींस वही जीन्स वही प्रोटीन ही ज्यादा एक्टिव होंगी जिनकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया होगी। अब हमने चेक करना है कि नॉर्मल में कौन सा सब सेलुलर ऑर्गेनल ज्यादा काम कर रहा था, लेकिन अब पौधे के ऊपर स्ट्रेस आ गया है। अब कौन सा ऑर्गेनल ज्यादा काम कर रहा है? इसके लिए हम वो ट्रांसक्रिप्टोमिक एनालिसिस पहले हम करेंगे। वो उसके अंदर जो टॉप 100 या टॉप 200 अप रेगुलेटेड जीन्स होंगे उनके फिर ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे। उससे हमें अंदाजा हो जाएगा करंटली कौन सा बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, कंट्रोल में कौन सा हो रहा था, अब स्ट्रेस आया है, अब कौन सा फोटोसिंथेसिस का ये था कि कंट्रोल के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी ना, बाहर निकल रही थी, उसके पर सेकंड 200 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे थे कंट्रोल के अंदर। ठीक है। लेकिन यूं ही स्ट्रेस आया, अब हमने भैया किया कि स्ट्रेस के दौरान इसके मॉलिक्यूल जो पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो 5 है। इट मींस व्हाट डज इट मीन? इट मीन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो गया। इट मींस दैट हम यहां से एज्यूम कर सकते हैं ना, अगर हमारे पास एक प्लांट है उसके ऊपर नॉर्मल कंडीशन में हमने हमारे पास ना का एक मीटर होता है, इंफ्रारेड गैस एनालाइजर, वो हम लगा देते हैं लीफ के ऊपर। वो हमें बता देता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो इनटेक कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहा है। वो हम उस लीफ के ऊपर वो उसका एक सेंसर लगा देते हैं तो वो हमें बता देता है पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं और कितने। ठीक है। अब वो हमने उसके ऊपर लगा दिया तो पता चला कि जब कंट्रोल था तो 200 के मॉलिक्यूल बन रहे थे पर सेकंड के अंदर और बाहर निकल रहे थे। और अब उस पौधे के ऊपर एक और पौधा जिसके ऊपर स्ट्रेस भी है उसके अंदर सिर्फ 5 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने उस टाइम उनके जीन के एक्सप्रेशन एनालिसिस किया और फिर हमने उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस मॉलिक्यूलर फंक्शन और वो भी चीजें नोट की और उसमें भी हमें वही चीज मिली, इट मीन वो जो हमने एनालिसिस किया था कि फोटोसिंथेसिस स्लो हो गई है, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी स्लो हो गई है, तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब भी पौधे के ऊपर पैथोजन का अटैक होता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये सादी सादी साइंस है, मुश्किल तो नहीं इसमें। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना हो, हम पौधे के ऊपर ड्राउट स्ट्रेस दे दें, एक को नॉर्मल देखें, अब हम देखेंगे दोनों के अंदर हमारे पास इर्गा मीटर हो या हमारे पास रिफ्रैक्टोमीटर हो, हम देखते हैं कि उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल कितना कम या ज्यादा हुआ है। मेरे ऑफिस में पड़ा है टीएसएस मीटर है,
हम सिर्फ उसका एक्सट्रैक्ट निकालें, और कंट्रोल के अंदर भी और ट्रीटेड के अंदर भी देखिए कि अगर तो ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ट्रीटेड के अंदर, इट मींस दैट ग्लूकोज का जो लेवल है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वो कम हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ग्लूकोज कम क्यों हुआ है? फोटोसिंथेसिस कम हो गई है। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? हमें कैसे बीमारी का पता चलेगा? हम कई चीजों को आस्ता 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 स्टडी करके फिर हम सरप्राइजिंग कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि इस प्लांट के अंदर या इस पौधे को अगर हम मरी के अंदर ग्रो करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से सेलुलर फंक्शंस हो रहे हैं, कौन कौन सी सब सेलुलर जो ऑर्गेनल है वो ज्यादा कोल्ड के अंदर एक्टिव होते हैं। तो मेरी बात की समझ आ रही है ना? हम हर ब्राइटल ट्रायल जो हम नॉर्मली करते हैं, तो अगर आपके पास ये नॉलेज है, आप इनोवेशन की तरफ जा सकते हो, आप वैरायटी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो। आप बता सकते हो दुनिया के अंदर कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल की ड्राउट के दौरान जब बहुत कम प्रोड्यूस होता था, लेकिन इस वैरायटी के अंदर जब भी ड्राउट होता है तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट नहीं होती। इस वजह से ये पौधा ड्राउट टॉलरेंट है। तो हम पेटेंट करवा सकते हैं इस चीज को। क्या करवा सकते हैं? हमने एक ऐसा प्लांट डिस्कवर कर लिया दैट कैन प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन एज compared to other varieties during drought stress. You did a great job. You did a भी। और आपने बताया कि दुनिया के अंदर मैंने कोई वैरायटी ऐसी नहीं देखी। मैंने पूरे पेपर खंगाले हैं, पूरा दुनिया का लिटरेचर पढ़ा है, वो सारे यही कहते हैं कि जब भी ड्राउट आता है तो ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है। लेकिन ये ऐसी प्लांट वैरायटी मुझे मिली है। मेरी मेरी बात की समझ आई ना? पहले तो आप कहोगे, कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन गोरा जब देखेगा ना वो कहेगा वाह, वी डिस्कवर्ड समथिंग। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे अंदर। हम समझते हैं कि हमसे कोई इनोवेशन हो ही नहीं सकती। मेरी बात की समझ आई ना? हमसे इनोवेशन, हालांकि वो आपसे भी हो सकती है, वो हो सकती है, देयर इज नो डाउट कि वो नहीं हो सकती। अब उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम इस मैकेनिज्म, इस सारे भी इस सारी चीजों के साथ उस ऑक्सीजन के लेवल को इसके साथ लिंक कर सकते हैं ना? भी ऐसा क्यों हुआ? पहले हमने देखा कि इस क्लास के अंदर आज बच्चे क्यों नहीं आए। मुझे पता चला कि कल पेपर खत्म हो इसलिए बच्चे ज्यादातर घरों को चले गए हैं, या उसकी हड्डारामी थी, या कोई स्ट्राइक हुई हुई थी। तो हमें काफी हद तक चीजों की समझ आ जाएगी कि हम बहुत हद तक उस प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे कि व्हाई देयर इज नो। अच्छा, अब मैं अक्सर सोचता हूँ यार, बच्चों को छोटे होते कैसे तरबियत की जाए कि वो बड़े होके उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, दूसरा ब्रेव हो, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी आ जाए ना वो कंफ्यूज ना हो। मैं आजकल इसके ऊपर सोच रहा हूं ऐसा क्या किया जाए, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट दी जाए बच्चों को छोटे होते, या कौन सा ऐसी इन्वायरमेंट दी जाए। अब मैंने पता चला कि जो बड़े बड़े बादशाह होते थे ना, वो अपने बच्चों को ना ऐसी ऐसी जगह ट्रेनिंग के लिए भेजते थे। उनको पता होता था कि इन्होंने पूरे सल्तनत का निजाम जो है ना वो संभालना है। अगर ये थोड़ी सी बात से कंफ्यूज हो जाएगा तो ये तो अपनी सल्तनत डुबो देगा। मेरी बात की समझ आ रही है ना? आपने, हमें बीइंग अ पाकिस्तानी, आप सबको बादशाहों की, वो कहते हैं ना, वो जो होते हैं बादशाह के अंदर क्या होते हैं, छोटे बेटे उसके क्या होते हैं, शहजादे। आप लोगों की ट्रेनिंग शहजादों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि आप लोगों ने जाके एक पूरा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को संभालना है। आपकी कैसे ट्रीटमेंट की जाए कि एक छोटा सा प्रॉब्लम, जब कोई बड़ा प्रॉब्लम भी आ जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना हो कि वो प्रॉब्लम आपको ऐसा लगे एंड यू कैन इजिली सॉल्व दैट। इतना कॉन्फिडेंस हो आप लोगों के अंदर, मरे मरे ना हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, आपकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो, और आप लोगों को कन्विंस भी कर सको। आप मिनिस्ट्री जो हमारे अकाउंट वाले हैं उनसे कहें, उनको कन्विंस कर सके कि इतने पैसे आप रिलीज नहीं ना करोगे
ये प्रोसेस नहीं हो सकेगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी का, मेरी मेरी बात की समझ आई ना? तो ऐसे हमारे बच्चों की ट्रेनिंग कैसे होगी? जिस तरह बादशाह अपने शहजादों की ट्रेनिंग करते थे, उनको घोड़सवारी भी सिखाते थे, उनको ऐसन, उनको फिर स्विमिंग भी सिखाते थे, ताकि अगर किसी जगह ऐसी जगह उनको मसाइल हो जाए, फौजियों की ट्रेनिंग जो करते हैं, इस तरह आप लोगों की ट्रेनिंग कैसे की जाए कि हर वो प्रॉब्लम जो आप लोगों को फेस आ सकते हैं फ्यूचर में। एक छोटा बच्चा है, पैदा हुआ है, उसको नहीं पता कि क्या चीज होती है, वो उसको किसने बचाना होता है? उसके पेरेंट्स ने बताना बचाना होता है ना उसको। ऐसा ही है बच्चा। अगर एक बच्चे को पता ही नहीं है अभी आग, ये कोयला, आग का कोयला वो बेचारा मुंह में रख ले, या आग पड़ी और उसको उठा के वो तो जुबान तो गई, वो बेचारे तो कुछ नहीं पता। आप लोगों को अभी फर्ज किया यहाँ नहीं पता किसी चीज का, हमने आप लोगों को गाइड करना है, ट्रेंड करना है, ठीक है? ताकि आप लोग उस कोले को अगर जबान में ना रख सके कहीं, आप लोगों की जुबान ही सड़ जाए, आपके मसल्स इतने मजबूत हो जाए कि ऐसा की तरह छक्के मारो, लोग जहाँ छक्के छड़ा दो, ठीक है? मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? ये अगर आपने एक बच्चे को अच्छा क्रिकेटर बनाना है, तो बचपन से सोचो कि यार मैंने अपने बेटे को ना एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनाना है, तो उसके मुताबिक उसकी ट्रेनिंग और वो चीजें सारी की सारी, इसी, ये वही चीजें हैं जो आपको ये जीनेटोलॉजी में भी आपको समझ आ जाएगी कि अगर कोई प्लांट है, हमने ड्राउट टॉलरेंट बनाना है, तो ऐसी क्या उनके साथ किया जाए कि वो ड्राउट टॉलरेंट बन जाए। दिस इज अ क्वेश्चन। समझ आ रही है? ऐसा गुस्से से क्यों देख रहे हो? अच्छा, क्या अब है अप्लाइड, इसकी एप्लीकेशन क्या है प्लांट रिसर्च के अंदर? जी, पढ़ेंगे सर। Genetic marker linked to specific trait. What does it mean? What? ट्रेन क्या होता है? ये जहां पर क्वेश्चन ये है, इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रेन, व्हाट इज जेनेटिक मार्कर, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो आपको अगर नहीं आती, यू कैन नॉट फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब स्पेसिलिटेट, स्पेसिलिटेट का मतलब है जो जीनेटोलॉजी हेल्प करता है, क्या करता है? हेल्प करता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई चीज आइडेंटिफाई करनी है उन्हें, कुछ है तलाश करनी है। क्वेश्चन रेज किया करें हर एक विक्रय के ऊपर, हजारों क्वेश्चन रेज किया करें, तब आपको चीजों की समझ आएगी। मेरे बच्चे की समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक्स मार्कर। जेनेटिक मार्कर का मतलब होगा जीन्स। अच्छा, मार्कर का मतलब होगा, ये मार्कर है ना, ये मार्क करने में हेल्प करता है। क्या क्या करने में? मार्क करने में। फर्ज किया ये क्रोमोसोम है हमारा, जीन का हमें पता चल गया कि उसका ये फंक्शन है, और हमें उसका लोकेशन भी पता चल जाए कि क्रोमोसोम के किस पार्ट के ऊपर है, हमने मार्क कर लिया। अच्छा, फिर हम उस जीन को आइसोलेटिंग पीसीआर के थ्रू एक ऐसे प्राइमर भी हमने बना लिए। प्राइमर्स का पता है? जो पीसीआर लगाते हैं उसके अंदर एक हम प्राइमर डिजाइन करते हैं, और वो प्राइमर हमने एक ऐसे डिजाइन किए कि उस स्पेसिफिक जीन को हम आइडेंटिफाई कर सके और उसकी ट्रेस भी कर सके। अगर हमने दो क्रॉप की ब्रीडिंग कराई है, क्या वो जीन जो रेजिस्टेंट जीन था वो इस क्रॉप से दूसरी क्रॉप में चला गया कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? जेनेटिक मार्कर से। और उसकी आइडेंटिफिकेशन में हमें पता चल जाएगा कि एक पौधा ड्राउट टॉलरेंट है, ये तो पता है, लेकिन किस जीन की वजह से है वो नहीं पता। वो जीन ओंटोलॉजी हमें हेल्प कर सकती है। इसे कहते हैं एसोसिएशन स्टडी। फर्ज किया हम कहते हैं कि आपकी क्लास की किसी चीज में फुटबॉल में चैंपियन बन गई। अब हमने मालूम करना है कि वो कौन सा ऐसी पूरी क्लास के अंदर कोई चीज थी जिसने उसको चैंपियन बनाया, वो जेनेटिक मार्कर कौन सा था, वो जीन कौन सा था, वो कौन सा ऐसी वो जो कि उसके अंदर, या वो ऐसी चीज की क्या चीज थी दैट मोटिवेट दैट
वो उसको वो करने के लिए उसको हम कहते हैं एसोसिएशन स्टडी। जिस तरह हमने पढ़ा होगा कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या होता है, थैलेसीमिया क्या होता है? अच्छा, हीमोफीलिया ये होता है कि आपका जो क्या होता है, हीमो जो ग्लोबल है ना, उसका लेवल कम या ज्यादा हो जाता है, उसके अंदर रिप्लेस हो जाता है फिर वो ना ऑक्सीजन को मूव नहीं करवा सकता। ठीक है, क्या होता है हम, क्या ऑक्सीजन है ना ये वाला, बल्कि एक जीन है जो हमारी लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और पूरे ब्लड में सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, क्या हुआ कि पूरे ब्लड के अंदर फर्ज की एक जीन है जो कि जब हम सांस लेते हैं नाक के थ्रू लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है, वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन है, वो इसको पिक करती है ऑक्सीजन को, और पूरी ब्लड उसके अंदर जो ऑक्सीजन को लेके जाती है हार्ट के अंदर, हार्ट से वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ग्लूकोज हम खाते हैं, वो ग्लूकोज खाने के बाद स्टोमक के बाद वो भी ब्लड के अंदर चली जाती है, और वो भी पूरी बॉडी के अंदर मूव कर जाती है, वो भी पूरी बॉडी के अंदर। अब जहां हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज मूव ना कर सके, अगर वो उस ग्लूकोज को पकड़ ना सके, वो प्रोटीन, तो वो लंग्स के अंदर ही रहेगा ऑक्सीजन, वो मूव, इट मीन हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी। अगर एक जीन जिसके अंदर म्यूटेशन आई, जिसकी स्ट्रक्चर ये थी, अब इसके माइनस के अंदर चेंज आ गई, अब इसको पकड़ नहीं सकता, तो क्या होगा, वो बीमारी आ गई। अब ये मालूम करना है कि इस प्रोटीन के अंदर चेंज आई है, और उसकी प्रोटीन के अंदर चेंज आने की वजह से ये थैलेसीमिया का या जो भी क्लास हो गई, एक मिनट बस। अच्छा, और इसके अलावा ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में हेल्प करता है, और फंक्शनल जीनोमिक्स, हमने जीन के फंक्शन को, बाकी चीजें फिर हम अच्छा, अब है आप लोगों की अटेंडेंस लगा ली जाए, क्योंकि अटेंडेंस के भी 5 नंबर है।